हेलो दोस्तों, हमारे चैनल कहानी कुंभ में एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए हम आज की कहानी शुरू करते हैं। आज की कहानी है षड्यंत्रकारी पति को कैसे अपनी करनी का फल मिला। असलम और शबाना की शादी को पूरे 2 महीने हो चुके थे, पर इन 2 महीनों में शायद ही कोई वह लम्हा आया हो जब असलम ने शबाना से प्यार से बात की हो या उसका हाथ थामा हो। वे तो बिस्तर पर भी दूरियां बनाए रखते। शाम ढलते जब ऑफिस से घर लौटते तो उनके चेहरे पर जमाने भर का गम और दुनिया भर की बेरुखी छाई होती, जैसे पूरी कायनात की चिंता उनके ही सिर माथे पर हो। शबाना ने कई बार पूछने की कोशिश भी की कि क्या कोई परेशानी है, पर सब फजूल था। असलम तो बात ही नहीं करते थे। शबाना आज के ज़माने की लड़की ज़रूर थी, पर जब निकाह हुआ था तब से उसने अपने आप को ससुराल के रंग में ही रंग लिया था। जैसा उसके सास ससुर पति चाहते वह वैसा ही काम करती थी। बाकी सब तो उससे सामान्य ही थे, पर उसके शौहर का मिजाज ही उससे नहीं मिलता था। यह बात शबाना ने अपनी सबसे करीबी सहेली सलमा से शेयर की तो उसने कहा, शबाना, अब तुम शादीशुदा होकर भी मुझसे ऐसी बच्चों जैसी बातें मत करो। अरे भाई, अगर तुम्हारे शौहर तुमसे नाराज़ चल रहे हैं तो तुम्हारे पास तो 1000 अदाएं होनी चाहिए उनको रिझाने की। मसलन उनकी पसंद का इत्र लगाकर उनके करीब जा, ऑफिस में कई बार फ़ोन कर, या अगर मुमकिन हो तो एक आध बार वीडियो कॉल भी कर सकती है। और रात को जब वे आएं तो एक मुस्कुराहट से उनको खुश किया कर। और हाँ, जब रात में वे बिस्तर पर आएं तो चल बेशरम कहीं की, जरा भी हया शर्म नहीं है तुमको। शर्मा उठी शबाना के गाल गुलाबी हो गए। ए मैडम, मैं कोई ऐसी वैसी बात नहीं बोलने जा रही हूँ। मेरा मतलब तो सिर्फ इतना है कि जब वे रात को बिस्तर पर आएं तो उन्हें खूब रूमानी शायरी सुनाया कर, या फिर इश्क मोहब्बत वाले बढ़िया अफसाने सुनाया कर। फिर देख, तेरे वे तुझ पर कितना फिदा हो जाते हैं। यार, यही सब तरीके हैं। अब कोई ममोले मियाँ का सुरमा तो है नहीं मेरे पास जो मैं तुम्हें दे दूँ और तू उसे आंखों में भरकर उन्हें रिझा ले। पर ये सारे नुस्खे वे थे जो शबाना आज से पहले ही आजमा चुकी थी। पर फिर भी असलम के बर्ताव में कोई फ़र्क नहीं पड़ा था। उधर असलम भी अपनी शादी से बिल्कुल खुश नहीं थे, इसलिए उन्होंने भी अपनी परेशानी अपने दोस्त शहबाज से बांटी, जो पेशे से वकील भी था। असलम ने बताया, यार भाई शहबाज, मैं अपनी शादी से बिल्कुल भी खुश नहीं हूँ और इसलिए मैं अपनी बीवी से अच्छा बर्ताव भी नहीं कर पाता हूँ। मैं आगे नहीं जानता कि मेरे साथ क्या होगा। क्या मतलब, तेरी बीवी खूबसूरत नहीं है क्या? शहबाज का वाजिब सा सवाल था। नहीं यार, वह तो खैर बहुत खूबसूरत है और घर का काम भी बखूबी जानती है, पर मैं उसे देखते ही चिढ़ जाता हूँ और नॉर्मल नहीं हो पाता। असलम ने अपनी परेशानी बताई। बड़ी अजीब बात है, जब तेरी बीवी सब काम जानती है, खूबसूरत भी है, फिर तेरी परेशानी है कहाँ पर? अब तुमसे क्या छुपाना, मैं किसी दूसरी लड़की से प्यार करता हूँ। मतलब इश्क किसी और से फरमा रहे हो, तो फिर शादी किसी और से क्यों की? बस यूँ समझ लो कि घर वालों की वजह से मुझे करनी पड़ी। पर अब बताओ कि आगे क्या करूँ मैं? और एक बात तो पक्की है कि मैं शबाना के साथ तो निबाह नहीं कर पाऊँगा। एक बार फिर से सोच ले, कहीं तुझे पछताना ना पड़े। शहबाज ने उसको राय देते हुए कहा, नहीं यार, मैं कई बार सोच चुका हूँ, पर मुझे लगता है कि मैं उसके साथ तो नहीं रह पाऊँगा। तो फिर एक ही रास्ता है तेरे पास, तू शबाना को तलाक दे दे और अपनी महबूबा से शादी कर ले। पर तलाक की कोई ठोस वजह भी तो होनी चाहिए, और फिर हमारी शादी को हुए अभी बहुत कम समय ही हुआ है, तो इतनी जल्दी तलाक कैसे हो पाएगा ये सब? कहते हुए असलम परेशान हो उठा। अरे, जब तूने मुझे दोस्त माना है तो वह सब कुछ मुझ पर छोड़ दे और जैसे मैं कहता हूँ वैसा करता जा। फिर देख, सांप भी मर जाएगा और लाठी भी नहीं टूटेगी। शहबाज ने कहा और फिर एक प्लान असलम को बताया, जिसे सुनकर असलम की आंखों में नई रोशनी सी जागने लगी। शाम को जब वह घर लौटा तो उसके चेहरे पर मुस्कुराहट थी और वह आते आते सीधा अपने कमरे में पहुंच गया, जहां शबाना गुमसुम सी बैठी हुई थी। क्या बात है,
हमारी बेगम की तबीयत कुछ नासाज चल रही है क्या? बड़ी ही नरम आवाज़ में उसने अपनी बीवी से पूछा। ना, नहीं तो, तबीयत तो एकदम ठीक है। वो बस यूं ही बैठ गई थी। शबाना चौंक गई थी। अच्छा ये लो, गुलाब जामुन खाओ। असलम ने गुलाब जामुन की थैली उसकी तरफ बढ़ाते हुए कहा। गुलाब जामुन? हाँ, मुझे याद है कि तुम्हें गुलाब जामुन बहुत पसंद है। मैं आते वक्त रास्ते में दुकान पर रुका और पैक करवा लिए तुम्हारे लिए। असलम ने प्यार दिखाया। हाँ तो अम्मी और अबू को भी देकर आती हूँ। वह बाहर की ओर जाने लगी तो असलम ने उसकी कमर में हाथ डालकर उसे पकड़ लिया और उसकी जुल्फों की महक लेते हुए बोला, अम्मी अब्बू के लिए मैं कुछ और लाया था, वह मैं उन्हें दे आया हूँ। ये तो खास तुम्हारे लिए है मेरी जान, असलम ने रुमानी अंदाज में कहा। शबाना को आज इस गुलाब जामुन की मिठास से भी ज़्यादा मीठी तो पति की बातें लग रही थी, क्योंकि वे इतना प्यार जो जता रहे थे उससे। चलो देर आए दुरुस्त आए, वह मन ही मन पति के बदले बर्ताव से बहुत खुश हो रही थी। रात को जब सारा काम निपट गया और अम्मी अबू भी सोने चले गए तो असलम खुद उठा और किचन में जाकर एक गिलास दूध गर्म कर ले आया और शबाना को देते हुए बोला, ऑफिस में साथ काम करने वाले मेरे एक दोस्त ने दुबई से खजूर लाकर दिए हैं और बोला कि इन्हें रोज खाने से चेहरे पर नूर और बदन में ताकत बनी रहती है। तुमने अपनी शक्ल नहीं देखी कि कैसी बदरंग हो गई हो। आज से रोज ये खजूर एक गिलास गर्म दूध के साथ लेने हैं तुम्हें, फिर देखो कैसे खिलकर आएगा तुम्हारा रंग। असलम अपने हाथों से शबाना को दूध पिलाने लगा। दूध पीते पीते ही छलछला आई थी शबाना की आंखें। वह सोच रही थी कि उसके शौहर उसका ध्यान नहीं रखते, पर वे तो बहुत प्यारे करने वाले इंसान निकले, शायद वही गलत थी। मैंने सुना है कि जब मर्द लोग बाहर के काम में परेशान होते हैं तो उसका असर उनकी निजी जिंदगी पर भी पड़ता है। हो सकता है कि असलम भी बाहर के काम से परेशान हों, तभी तो वे सही बर्ताव नहीं कर रहे थे। अभी शबाना यही सब सोच ही रही थी कि तभी असलम ने उसके लबों को चूम लिया। दूध पीते ही शबाना में भी गर्मी आने लगी और शर्मा उसने अपनी पलकें नीचे कर ली। असलम ने भी अपनी बाहों का मजबूत घेरा शबाना के इर्द गिर्द डाल दिया और दोनों ने अपने कपड़े उतार फेंके और जवानी के दरिया में बहकर किनारे लगने की कोशिश करने लगे। उस दिन से दो दिलों के साथ ही दो जिस्मों की दूरियां भी कम होने लगी। शबाना को एहसास होने लगा था कि अब असलम भी उसे प्यार करने लगे हैं। अब तो आए दिन असलम कुछ न कुछ तोहफे देते, घुमाने भी ले जाते और जी भर कर प्यार करते। इन सब बातों के अलावा वे शबाना को अपने हाथों से गर्म दूध और खजूर खिलाना नहीं भूलते थे। पता है शबाना, अब मैं चाहता हूँ कि जल्दी से तुम एक बच्ची को जन्म दो जो एकदम तुम्हारे जैसी प्यारी हो, एकदम तुम्हारे जैसी गोरी, फूल सी नाजुक। असलम आजकल अक्सर बच्ची की फरमाइश करने लगे थे। कितनी गलत थी मैं, शबाना बैठे हुए सोच रही थी और फिर उसने अपनी खुशी बांटने के लिए अपनी सहेली सलमा को फ़ोन लगाया। कैसी हो शबाना? मैं कुछ दिनों से तुम्हें फ़ोन नहीं कर पाई क्योंकि थोड़ा बिजी थी। ऐसी भी कोई बात नहीं है जो इतना फील कर रही है तू। बस तुझसे यह बांटना चाहती हूँ कि मेरी ज़िंदगी में अब सब कुछ ठीक हो गया है। सास ससुर तो पहले से ही मुझे मानते थे और अब तो मेरे शौहर ने भी मेरा ध्यान रखना शुरू कर दिया है। जब भी वे आते हैं मेरे लिए कुछ न कुछ लेकर आते हैं और अब तो प्यार भरी बातें भी करने लगे हैं। यानी अब तुम जल्दी ही अम्मी बनने की खुशखबरी देने वाली हो। सलमा ने चुटकी ली। वह भी बन जाऊंगी और जब बनूंगी तो सबसे पहले तुझे ही बताऊंगी। अब तो मेरी अम्मी सास भी मुझसे बातों बातों में एक औलाद की फरमाइश करने लगी हैं। तब फिर देर किस बात की है, फौरन ही खुशखबरी सुना डाल हम सबको। पर जिस खुशी का सबको इंतजार था वह खुशी नहीं मिल पा रही थी। यानी दोनों के बीच एक बच्चा नहीं आ पा रहा था। इन खुशियों के बीच शादी को 1 साल गुजर गया और खुशी तो उस दिन और भी बढ़ गई जब एक दिन अचानक असलम ऑफिस से दोपहर में ही घर आ गया। उसके हाथ में शबाना के लिए जूस था। अपने हाथों से जूस पिलाया था असलम ने, और वह भी ज़बरदस्ती करके। सच कहा जाए तो अपनी किस्मत पर फूली नहीं समा रही थी शबाना, पर उसकी खुशी
ज़्यादा समय तक नहीं रह पाई थी, क्योंकि जूस पीने के कुछ देर बाद ही उसको उल्टियाँ शुरू हो गईं। घर में अम्मी अबू तो उल्टियों से कुछ और ही अंदाज़ा लगाने लगे और खुशियाँ मनाने में जुट गए, पर उसकी उल्टियाँ रुक नहीं रही थीं। असलम और अब्बू अम्मी तुरंत ही उसे अस्पताल लेकर भागे। डॉक्टर भी असलम का दोस्त ही था। उसने कुछ खून की जांचें करवाईं और कहा कि घबराने की कोई बात नहीं है, बस ज़रा सी कमज़ोरी है। उसने असलम से कहा कि इनकी कुछ जांचों की रिपोर्ट शाम तक आ जाएगी, तभी मैं आगे के इलाज के बारे में कुछ बता पाऊँगा। सभी शबाना को लेकर घर चले आए और उसको आराम करने को कहा और खुद भी शाम होने का इंतज़ार करने लगे। शाम को जब असलम रिपोर्ट लेकर वापस आए तो उनके चेहरे पर 12 बज रहे थे। आप रिपोर्ट ले आए, क्या है इस रिपोर्ट में? शबाना ने उत्सुकता से पूछा, पर फिर भी असलम मुंह लटकाए बैठे रहे। शबाना का तो जैसे कलेजा ही मुंह को आ रहा था कि न जाने ऐसी क्या बात है जो इनका मुंह इतना लटका हुआ है। काफ़ी पूछने के बाद ही असलम ने कुछ बोला, दरअसल जब तुम अस्पताल में थीं तभी अम्मी ने डॉक्टर से कहा कि वे जल्दी से दादी बनने की खुशखबरी सुनना चाह रही हैं। तो डॉक्टर ने कहा कि यह केस वैसा नहीं है जैसा आप समझ रही हैं, बल्कि यह केस तो बदहजमी और अपच का है। लेकिन फिर भी अम्मी के बार बार कहने पर डॉक्टर ने तुम्हारे शरीर की दूसरी जांचें भी की, जिनकी रिपोर्ट मैं लेकर आया हूँ। इसमें यह लिखा है कि तुम कभी माँ नहीं बन सकती। फूट फूट कर रोने लगे थे असलम। शबाना को तो अपने कानों पर विश्वास ही नहीं हुआ था। सदमा इतना बड़ा लगा था कि रिपोर्ट पढ़ने और देखने तक की ज़रूरत नहीं समझी उसने। आंसुओं का सैलाब आंखों में था और दिल डूबा जाता था, पर भला अब रोने से क्या फ़ायदा होने वाला था। अम्मी अबू की खुशियाँ भी नदारद सी हो गई थीं। आंखों में जो सपने टिमटिमा रहे थे वे कहीं बुझ गए थे और घर का माहौल एकदम मुर्दा हो गया था। कोई किसी से बात तक नहीं करता था। असलम अक्सर संजीदा होकर एक बच्चे की बात सामने रखते और कहते थे कि अम्मी अब्बू को कितना शौक़ है छोटे बच्चे खिलाने का, पर इन सब बातों के बाद भी असलम ने शबाना का ध्यान रखना नहीं छोड़ा। वे रोज़ रात को गर्म दूध और खजूर ज़रूर उसे खिलाते, पर हाँ, वे खुद में ही सिमट गए थे और गमज़दा भी रहते थे। अम्मी अबू भी हमेशा गुमसुम ही रहते थे। शबाना को असलम बातों बातों में ही ये एहसास करा देते कि खुद असलम तो पाक साफ है, पर कमी तो शबाना में ही है। पर शबाना को कुछ बातें समझ आती, कुछ नहीं समझ आती, पर वह इतना ज़रूर समझ गई थी कि वह बांझ है और उसको अब शौहर पर बोझ नहीं बनना चाहिए। और धीरे धीरे वह समय भी आ गया जब शबाना ने खुद ही अपने तलाक की बात असलम से कह दी। मैं जानती हूँ कि आपके बिना मैं रह नहीं पाऊँगी, पर इस घर को भी एक वारिस की ज़रूरत है और वह मैं आपको देने में नाकाम रही हूँ। इसलिए मैं चाहती हूँ कि आप मुझे तलाक दे दें और दूसरा निकाह कर लें। ये कैसी बातें कर रही हो तुम? मैं तो तुम्हें अपनी जान से भी ज़्यादा चाहता हूँ, और फिर मैं तुम्हारे बिना कैसे जी पाऊँगा? नहीं, सब धीरे धीरे हो जाएगा। बस आप मुझे तलाक दे दें और दूसरा निकाह करके इस घर को एक वारिस दें। अरे तुम समझती नहीं हो, कोर्ट कचहरी के चक्कर, भला हम किसी वकील को बताएंगे कि तुम माँ नहीं बन सकती हो तो तुम्हारी कितनी बदनामी होगी और न जाने कैसे कैसे सवालात पूछे जाएंगे। नहीं, मैं अपने तलाक का आधार आपसे मनमुटाव का होना दिखाऊंगी, न कि मेरा बांझ होना। एक झटके में शबाना ने समस्या का हल बता दिया था। उसने जो कहा वह कर भी दिखाया और आनन फानन में अपने आपसी रिश्तों में उठापटक को आधार दिखाकर तलाक ले लिया और उसी शहर में अपने मायके में रहने चली गई। ज़िंदगी में अपने आप को बिजी रखने के लिए उसने एक प्राइवेट स्कूल में नौकरी कर ली और खाली वक्त में बच्चों को ट्यूशन भी देने लगी। असलम के परिवार को वारिस चाहिए था, इसलिए उसने भी दूसरा निकाह कर लिया और अपनी दूसरी बेगम जीनत के साथ खुशी खुशी रहने लगा। जीनत सुनो, आज मैंने अपने दोस्तों को शाम के खाने पर बुलाया है। ऐसा करना कि कुछ अच्छा सा बना लेना। असलम ने ऑफिस से निकलते हुए कहा। जी बिल्कुल, आपको सब तैयार मिलेगा। शाम को असलम के दो दोस्त उनके घर आए।
जिनमें से एक तो वकील शहबाज था और दूसरा दोस्त वही डॉक्टर था जिसके अस्पताल में शबाना का चेकअप हुआ था। दोस्तों से असलम ने अपनी बीवी जीनत को भी मिलवाया। खाने पीने के बाद हंसी मजाक का दौर चलने लग गया। ऐसा लग रहा था कि तीनों दोस्त कितने दिनों के बाद मिले हैं। इसलिए कहते हैं कि दोस्तों की जमात में वकील और डॉक्टर जैसे लोग ज़रूर होने चाहिए। भला शहबाज ने मुझे वे कीमती राय नहीं दी होती और तुमने वे बच्चे न पैदा हो सकने वाली झूठी रिपोर्ट नहीं बनाई होती तो भला मैं कैसे शबाना से छुटकारा पाता। मान गए भाई तुम लोगों के सातिर दिमाग को। किचन के ड्राइंग रूम की तरफ जब जीनत प्लेट में मीठा लेकर जा रही थी तब ये सारी बातें उसने अपने कानों से सुन ली। ऐसी बातें सुनकर सन रह गई थी वह। मुझे पाने के लिए पहली बीवी को एक योजना के तहत तलाक दिया था। आपने तो मुझे बताया था कि उसके ताल्लुकात किसी गैर मर्द के साथ थे, इसलिए आपने उसे तलाक दे दिया। पर सच्चाई तो कुछ और ही है। रात को बिस्तर पर जीनत ने असलम से सीधा सवाल किया। पहले तो बहुत देर तक असलम चुप्पी साधे रहे, पर जब बार बार जीनत ने पूछा तो उन्हें बोलना ही पड़ा। हाँ, अब तुम जानना ही चाहती हो तो सुनो कि मैंने तुम्हें पाने के लिए कितने पापड़ बेले हैं। तुम्हें क्या पता। सबसे पहले तो मैं शबाना को दूध में बच्चा न होने वाली दवा देता रहा। डॉक्टर दोस्त से उसकी बांझ होने की फर्जी रिपोर्ट बनवाई और आंखों में आंसू लाकर सारी कहानी उसको बताई। बस फिर क्या था, बेचारी ने तलाक करवाने में खुद मेरी मदद की और चुपचाप मेरी ज़िंदगी से चली गई। वे बेशर्मों की तरह हंसे जा रहे थे। आपने एक बेगुनाह को सताया, यह आपने सही नहीं किया, हमें इसकी सज़ा मिलेगी। जीनत की आंखों में खौफ था और शौहर के लिए नफरत। पर अब किया क्या जा सकता था। पर इस घिनौने खेल में जीनत भी अपने आप को जिम्मेदार मान रही थी। अच्छा वक्त बहुत जल्दी गुजरता है तो बुरा वक्त धीरे धीरे। कुछ ऐसा ही जीनत और शबाना के भी साथ रहा था। अब असलम और जीनत की शादी के भी 3 साल गुजर गए थे, पर उसको अब भी बच्चे की खुशी नहीं मिल पाई थी। जब जीनत की जांच कराई गई तो रिपोर्ट में जो आया उसने सबको चौंका दिया। जीनत के गर्भाशय में कैंसर बन चुका था और जिससे निजात पाने के लिए बच्चेदानी को हटा देना ही एकमात्र उपाय था, जिसका सीधा सा मतलब था कि असलम और जीनत को बिना औलाद के ही बाकी की तमाम ज़िंदगी काटनी पड़ेगी। ओह, यह है कुदरत का कानून, उसकी लाठी में आवाज़ नहीं होती है। जीनत ने अम्मी अबू को भी बता दिया कि वे उससे किसी वारिस की उम्मीद नहीं करें। अगर वारिस चाहिए भी तो एक बार फिर से असलम का तलाक करवाएं और किसी दूसरी लड़की के साथ निकाह करवाएं। पर असलम जीनत को छोड़ने को कतई राजी नहीं हुए। एक दिन जीनत परेशान थी तो असलम उसे किसी पार्क में सैर कराने ले गया। दोनों पार्क में घुसे ही थे कि सामने से शबाना आती हुई दिखाई दी। जीनत ने उसकी तस्वीर देख रखी थी, इसलिए उसे पहचान गई और आगे बढ़कर उससे मिली। शबाना, असलम को तुम जानती ही हो और मैं इनकी दूसरी बीवी जीनत हूँ। कैसी हो तुम? जी, मैं बहुत अच्छी हूँ और एक अच्छी ज़िंदगी बसर कर रही हूँ। इनसे तलाक लेने के बाद मैं जॉब करने लगी और मेरी दोस्त सलमा ये मानने को तैयार नहीं थी कि मैं बांझ हूँ और इसलिए उसने मेरी जांचें दोबारा करवाईं। इन जांचों में यह निकलकर सामने आया कि कोई मुझे जानबूझकर ऐसी दवा दिए जा रहा था जिससे मुझे बच्चा न हो सके। शबाना पल भर को ठहरकर असलम की ओर देखने लगी तो असलम नज़रें नहीं मिला सके। फिर मेरी ज़िंदगी में शोएब आए और मेरा हाथ मांगा। मेरे सामने एक लंबी ज़िंदगी थी तो हम लोगों ने निकाह कर लिया और फिर शबाना ने सामने से आते हुए एक आदमी की तरफ इशारा किया जो उसे देखकर मुस्कुरा रहा था और उसकी गोद में एक छोटा सा बच्चा भी था। ये है शोएब और यह है हम दोनों की बेटी फ़िज़ा। इतना कहकर शोएब और शबाना पार्क से बाहर जाने लगे। असलम अब भी वहीं पर खड़े थे, ठगे हुए से। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी प्लीज़ कमेंट में बताइएगा और ऐसे ही रोचक कहानियाँ पढ़ने और सुनने के लिए हमारे चैनल कहानी कुंभ को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।